कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। डन। बच्चों ये क्लियर हो गया, चौकस हो गया? ठीक है, अब राफी बेटा हम अगले एक टॉपिक के ऊपर जाने लगे हैं, वो है कॉजेज ऑफ वॉर। सिलेबस के अंदर इसे प्लेस किया हुआ है एज कॉजेशन ऑफ वॉर। हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं कॉजेज ऑफ वॉर। ठीक है, कॉजेज ऑफ वॉर को हम डिस्कस करने लगे। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? अब कॉजेज ऑफ वॉर को आप बुनियादी तौर पे 3 पैटर्न्स में क्लासिफाई करते हैं। एक है इंडिविजुअल लेवल कॉजेज ऑफ वॉर, एक है सोसाइटी या स्टेट लेवल कॉजेज ऑफ वॉर, और एक है ग्लोबल लेवल कॉजेज ऑफ वॉर। इंडिविजुअल लेवल कॉजेज ऑफ वॉर, सोसाइटी या स्टेट लेवल कॉजेज ऑफ वॉर, एंड ग्लोबल लेवल कॉजेज ऑफ वॉर। 12वीं, 4th और 5th जनरेशन को प्रीडोमिनेंटली। ठीक हो गया। इंडिविजुअल लेवल कॉजेज ऑफ वॉर, सोसाइटी या स्टेट लेवल कॉजेज ऑफ वॉर, और ग्लोबल लेवल कॉजेज ऑफ वॉर। है ना बच्चा? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब इंडिविजुअल लेवल कॉजेज ऑफ वॉर में मेरा बच्चा तुम लोग एक कोड वर्ड याद रखोगे। वो कोड वर्ड क्या है? वो कोड वर्ड है लीडर खराब, अवाम खराब, या दिमाग खराब। लीडर खराब, अवाम खराब, या दिमाग खराब। नोटेड? लीडर खराब, अवाम खराब, या दिमाग खराब। ठीक हो गया मेरे बहनों भाइयों? इस कॉन्सेप्ट को जरा समझिएगा। अक्सर औकात एक स्टेट का लीडर, उसकी पर्सनैलिटी में अग्रेशन होती है। वो बजाते खुद वॉर ओरिएंटेड होता है। उसकी पॉलिसीज में अग्रेशन होती है। उसकी पॉलिसीज में अग्रेशन होती है। ठीक हो गया? वो चाह के भी, ठीक है, वो चाह के भी वॉर से बाज नहीं आ सकता। ठीक है? वो वॉर ओरिएंटेड होगा, उसकी पर्सनैलिटी में अग्रेशन होगी, वो थ्रेट ओरिएंटेड होगा। हिटलर, मूडी, ठीक है, स्टेलिन, लेनिन, वगैरह 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 वगैरह। तो ये कहता है कि अक्सर औकात एक लीडर की वॉर अग्रेशन वजह बनती है वॉर की। ठीक है? जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर था, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में विलियम काइजर था। ठीक हो गया? जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर विलियम काइजर था। ठीक है? जैसे रोमन एम्पायर के अंदर किंग सीजर था। बात समझ आई या नहीं आई? तो अक्सर औकात इंडिविजुअल लीडर की वॉर ओरिएंटेशन वॉर की वजह बनेगी। बच्चों ये आर्ग्यूमेंट समझ आ गया? क्लासिकल रियलिज्म की इंटरप्रिटेशन लगा लेना। क्लासिकल रियलिज्म की इंटरप्रिटेशन लगा लेना। दूसरी चीज, ठीक है, दूसरी चीज है अग्रेसिव मैसेज। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है अग्रेसिव मैसेज। अक्सर औकात एक सोसाइटी के जो लोग होते हैं वो ही वॉर ओरिएंटेड होते हैं। वो कल्चर ग्लोरीफाई करता है वॉर को। जैसे अफगानिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ द नेशंस, मंगोल्स, चंगेज, जर्मन्स, मास्टर आर्यन रेस। ठीक है? तो मेरे बहनों भाइयों, बाज औकात सोसाइटीज वॉर को ग्लोरीफाई करती हैं, उनके कल्चर में अग्रेशन होती है, उनके कल्चर में वॉर होती है। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मन आर्यन रेस, जर्मन्स की आर्यन रेस, सुपीरियर एथनोसेंट्रिक बिलीव्स। ठीक है? अफगानिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ द नेशंस, वगैरह 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 वगैरह। तो अक्सर औकात, ठीक है, एक सोसाइटी के मेकअप के अंदर ही वॉर होती है, तो अग्रेसिव मैसेज वॉर की वजह बनते हैं। और इंडिविजुअल लेवल पे जो तीसरी कॉज है वो है कॉग्निटिव बाइसेस। ठीक है? कॉग्निटिव बाइसेस क्या है? राफिया बेटा इस बात को जरा समझो।
कॉग्निटिव बाइसेस का कॉन्सेप्ट ये है राफिया कि देख, मोटी सी बात है, मुझे तू और शिजा पसंद नहीं हो, हाइपोथेटिकली मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, मुझे तू और शिजा पसंद नहीं हो, तुम दोनों क्लास में इकट्ठी बैठी भी हो, मैं पढ़ा रहा हूं, तूने शिजा के कान में कुछ खुसर फुसर करी, मुझे तेरी शक्ल नहीं पसंद, ठीक हो गया, तो मैं तेरे खुसर फुसर करने को ऑटोमेटिकली कंसीव क्या करूंगा, मैं कंसीव ये करूंगा कि जरूर राफिया ने शिजा के कान में कहा है कि कितना घटिया पढ़ा रहा है, कितना छिछोरा आदमी है, ठीक हो गया, आता जाता ऐसे कुछ है को नहीं, कितना मनूस लग रहा है, कितना घटिया लग रहा है, ठीक है, तो मैं तेरे हर एक्ट को अपने खिलाफ ओवर एग्जिजरेट करूंगा, मेरे दिमाग में फतूर है, मेरे दिमाग में कीड़ा। तो कॉग्निटिव बाइसेस ये कहती है कि अक्सर औकात, ठीक है, हमेशा जहां पे भी आपका एडवर्सरी होगा वहां पे आप उसके थ्रेट को ओवर एग्जिजरेट करेंगे, जहां पे भी आपकी फुफियां होंगी, फुफियां कह रहा हूं, जहां पे भी आपकी दुश्मनी होगी वहां पे आप अपने दुश्मन के हर एक्ट को ओवर एग्जिजरेट करेंगे और आप उसके हर थ्रेट को अपने खिलाफ इंटरप्रेट करेंगे। तो ये कहता है कि बुनियादी तौर पे वॉर मेंटल बाइसिस की वजह से होती है, कॉग्निटिव बाइसिस की वजह से होती है, और परसेप्शंस और एग्जेजरेशन ऑफ द थ्रेट ऑफ योर हॉस्टिलिटी ये आपको पुश करता है वॉर की तरफ, ठीक है। तो इंडिविजुअल लेवल पे वॉर को आप तीन चीजों से जस्टिफाई कर सकते हो, लीडर खराब, राफिया बेटा जरा समझी, लीडर खराब, अवाम खराब या दिमाग खराब, डन हो गया, ये कोड वर्ड याद रहेगा, लीडर खराब, अवाम खराब या दिमाग खराब। एग्रेसिव लीडर्स, क्लासिकल रियलिज्म, अग्रेसिव मैसेज, क्लासिकल रियलिज्म, कॉग्निटिव बाइसेस, कंस्ट्रक्टिविज्म। डन हो गया मेरा बच्चा। कॉग्निटिव बाइसेस पे कंस्ट्रक्टिविज्म भी लग सकता है, पोस्ट मॉडर्निज्म भी लग सकता है, क्लियर होगी बात। इंडिविजुअल लेवल पे आपने कोड वर्ड याद रखना है, लीडर खराब, अवाम खराब या दिमाग खराब, ठीक हो गया। आई होप सो मेरे बच्चों को इंडिविजुअल लेवल पे बात की समझ आ गई, ठीक है। अब आगे आ जाओ मेरा बच्चा, अब आगे आ जाओ, ठीक है, अब आगे आएंगे तो हमारी अगली, ठीक है, जो वॉर की कॉजेज हैं वो है सोसाइटी या स्टेट लेवल पे। अगली वॉर की कॉजेज किस लेवल पे? अगली वॉर की कॉजेज हैं सोसाइटी या स्टेट लेवल पे। अब सोसाइटी या स्टेट लेवल पे बात जरा समझिएगा। पहली चीज है टाइप ऑफ गवर्नमेंट। पहली चीज क्या है? पहली चीज है टाइप ऑफ गवर्नमेंट। मेरी बात को गौर से जरा समझना है, ठीक है। यहां पे कोड वर्ड है प्रो एंटी डेमोक्रेसी। यहां पे कोड वर्ड क्या है? यहां पे कोड वर्ड है प्रो एंटी डेमोक्रेसी। नोटेड मेरा बच्चा? बच्चा नोट कर लिए? ठीक है, शीजा बेटा जरा समझी प्रो एंटी डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट क्या है। एक थ्योरी है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी ये कहती है कि भाई जिस भी सोसाइटी या जिस भी स्टेट में डेमोक्रेटिक वैल्यूज होंगी वहां पे कंसेंसस बिल्डिंग होगी, वहां पे ऑपोजिट ओपिनियन को अकोमोडेट किया जाएगा, वहां पे डाइवर्सिटी होगी, वहां पे प्लुरलिज्म होगा, वहां पे कंस्ट्रक्टिव डिबेट होगी। तो ये कहता है कि जिस भी सोसाइटी के अंदर, ठीक है, जिस भी सोसाइटी के अंदर, ठीक है, जिस भी सोसाइटी के अंदर मेरे बहनों भाइयों डेमोक्रेटिक वैल्यूज होंगी वो कभी भी वॉर की तरफ इंक्लाइन नहीं होंगे, वो कभी भी वॉर की तरफ इंक्लाइंड नहीं होंगे। तो ये कहता है कि जिस भी सोसाइटी के अंदर वॉर डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं होती वो ऑटोमेटिकली वॉर ओरिएंटेड होता है।
जिस भी सोसाइटी के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं होती वो ऑटोमेटिकली वॉर ओरिएंटेड होता है। तो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी ये कहती है कि जिस भी सोसाइटी या जिस भी स्टेट में डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं होंगी, डिक्टेटरशिप होगी, हेजीमनी होगी, एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा होंगे, ऑटोमेटिकली वो ही वॉर की वजह बनेगा, ऑटोमेटिकली वही वॉर की वजह बनेगा। तो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि भाई हर वो सोसाइटी या हर वो स्टेट वॉर की तरफ जाएगी जिस सोसाइटी या जिस स्टेट के अंदर किसी भी तरीके से, जिस सोसाइटी या जिस स्टेट के अंदर किसी भी तरीके से आप लोगों की डेमोक्रेटिक वैल्यूज मिसिंग है, आप लोगों की डेमोक्रेटिक वैल्यूज मिसिंग है। तो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी ये कहती है कि भाई डेमोक्रेसी का ना होना वॉर की वजह बनता है। आई होप सो मेरे बच्चों को ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अगर क्लियर हो गया तो मुझे ओके कॉल दो। बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया? बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी क्या कहती है कि अब अगर हम अरब वर्ल्ड्स को देखें, सदाम हुसैन को देखें, कजाफी रिजीम को देखें, ठीक हो गया, एमबीएस को देखें, ईरान की तरफ देखें, ठीक है, अफगानिस्तान की तरफ देखें, तो हमें डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, ठीक है, अप्लाई होते हुए नजर आती है, हमें डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी अप्लाई होते हुए नजर आती है। आई होप सो मेरे बच्चों को ये पूरी की पूरी कहानी समझ आ गई तो मुझे ओके कॉल दें, ठीक है बच्चों। ये अगर समझ आ गया तो प्लीज मुझे ओके कॉल दो। ठीक है, अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के बिल्कुल ऑपोजिट है टोटलिटेरियन अप्रोच। टोटलिटेरियन अप्रोच, टोटलिटेरियन अप्रोच, ठीक है। टोटलिटेरियन अप्रोच क्या कहती है? टोटलिटेरियन अप्रोच कहती है मेरे बहनों भाइयों के, ठीक है, टोटलिटेरियन अप्रोच कहती है मेरे बहनों भाइयों के वॉर हमेशा तब होती है, वॉर हमेशा तब होती है, वॉर हमेशा उस इन्वायरमेंट के अंदर होती है जिस इन्वायरमेंट में आप लोगों को, जिस इन्वायरमेंट में आप लोगों को, ठीक है, प्लीज मेरी बात को जरा समझिएगा, ठीक है। ये कहता है कि वॉर सिर्फ वहां पे होती है जहां पे आप लोगों को, ठीक है, प्लीज मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, मेरा दिमाग कहीं और है आज, बच्चों इधर ध्यान करो। ये कहता है कि भाई एक मल्टीनेशनल सेटअप के अंदर, कैसे सेटअप के अंदर? एक मल्टी नेशनल सेटअप के अंदर हमेशा डेमोक्रेसी मेजॉरिटी ग्रुप को फेवर करती है, वो पंजाबियों को फेवर करती है, वो हिंदुओं को इंडिया में फेवर करती है। तो ये कहता है कि जहां पे भी डेमोक्रेसी होगी वहां पे मेजॉरिटी डिक्टेटरशिप आ जाएगी, माइनॉरिटी ग्रुप्स, ठीक है, माइनॉरिटी पॉपुलेशन के सेगमेंट्स हमेशा मार्जिनलाइज हो जाएंगे, वहां पे डिक्टेशन ऑफ दी माइटियर आ जाएगी। तो ये कहता है कि जिस भी सोसाइटी या जिस भी स्टेट के अंदर, ठीक है, मल्टीनेशनल स्टेट के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज का फुकदान होगा, जहां पे भी डेमोक्रेसी का तजर्बा करने की कोशिश की जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वो ज्यादा वॉर की तरफ प्रॉन होंगे। तो ये कहता है कि वॉर होती है, वॉर किस लिए होती है, ठीक है, कि जब आप एक मल्टी नेशनल सोसाइटी के अंदर, एक डाइवर्स सोसाइटी के अंदर आप किसी भी तरीके से वॉर का, आप किसी भी तरीके से, ठीक है, आप डेमोक्रेसी का तजर्बा करने की कोशिश करेंगे, तो ये कहता है कि
डेमोक्रेसी होने की वजह से वॉर होती है। तो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी ये कहती है कि डेमोक्रेसी ना होने की वजह से वॉर होती है। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी क्या कहती है कि डेमोक्रेसी ना होने की वजह से वॉर होती है, जबकि जबकि मेरे बहनों भाइयों ये कहता है कि डेमोक्रेसी होने की वजह से वॉर होती है। आई होप सो आपको प्रो एंटी डेमोक्रेसी का आर्गुमेंट समझ आ गया। अगर समझ आ गया तो मुझे ओके कॉल दें। प्रो एंटी डेमोक्रेसी का एलिमेंट आप लोगों को समझ आ गया? अगर समझ आ गया तो मुझे ओके कॉल दें। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? जो कुछ इंडिया में हो रहा है वो टोटलिटेरियन अप्रोच के हिसाब से ठीक है। डिक्टेटरशिप ऑफ द मेजॉरिटी, मल्टी डाइवर्स सोसाइटी, मल्टी एथनिक सोसाइटी। एग्जाम्पल की जरूरत है या एग्जाम्पल मिल गया? आइडिया समझ आ गया? हिंदू मेजॉरिटी डिक्टेटरशिप, मार्जिनलाइजेशन ऑफ द माइनॉरिटी ग्रुप्स। समझ आ गया मेरा बच्चा? ठीक है। अब दूसरा है इकोनॉमिक सिस्टम की बुनियाद पे। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम की बुनियाद पे कोड वर्ड लिखो प्रो एंटी कैपिटलिज्म। कोड वर्ड क्या है? प्रो एंटी कैपिटलिज्म। डन है मेरा बच्चा? प्रो एंटी कैपिटलिज्म। अब इसके अंदर जो प्रो कैपिटलिज्म है वो कहलाते हैं लिबरल कमर्शियल्स। लिबरल कमर्शियलिज्म अप्रोच। अब लिबरल कमर्शियलिज्म अप्रोच ये कहती है कि भाई जिस भी मुल्क के अंदर आप लोगों की, ठीक है, जिस भी मुल्क के अंदर आप लोगों की, ठीक है, जिस भी मुल्क के अंदर आप लोगों की, ठीक है, प्लीज बात जरा समझिएगा, जिस भी मुल्क के अंदर आप लोगों की, मैं क्या बात करने लगा था, ठीक हो गया। प्लीज, ये कहता है कि जिस भी मुल्क के अंदर, ठीक है, कैपिटलिज्म होगा, लिबरल कमर्शियल्स कहते हैं कि जिस भी मुल्क के अंदर कैपिटलिज्म होगा वो कैपिटलिस्ट लोग, ठीक है, वेलफेयर की तरफ ओरिएंटेड होंगे, वो बिजनेस की तरफ ओरिएंटेड होंगे, वहां पे हर बंदे को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहां पे हर बंदे को डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी होगी, वेलफेयर ओरिएंटेड सोसाइटी होगी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होंगी, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज होंगी। ठीक है, तो वॉर वुड बी कंसिडर्ड एज अ थ्रेट टू देयर ग्रोथ। War would be considered as a threat to their a threat to their growth। तो ये कहता है कि जिस भी सोसाइटी के अंदर वो कैपिटलिज्म होगा, ऑटोमेटिकली वो सोसाइटी या वो स्टेट वेलफेयर की तरफ इंक्लाइंड होंगी, वो कभी भी, ठीक है, नॉन वेलफेयर एक्टिविटीज की तरफ नहीं जाएंगे, वो नॉन वेलफेयर एक्टिविटीज की तरफ कभी भी नहीं जाएंगे। तो ये कहता है कि जिस भी सोसाइटी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, ऑटोमेटिकली लोगों को ग्रो करने की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, तो ऑटोमेटिकली वो, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली डेवलप नहीं हो सकते। वहां पे वॉर की कॉजेज होंगे, जब लोगों का ध्यान बिजनेस एक्टिविटी की तरफ नहीं होगा तो वो तबाही बर्बादी की तरफ जाएंगे। तो ये कहता है कि कैपिटलिज्म ना होने की वजह से, बिजनेस अपॉर्चुनिटी ना होने की वजह से वॉर, ठीक है, वॉर कॉज होती है। चुनाचे इनके अकॉर्डिंगली वॉर हमेशा उस सोसाइटी के अंदर होगी जो वॉर हमेशा उस सोसाइटी के अंदर होगी जो किसी भी तरीके से, ठीक है, वॉर हमेशा उस सोसाइटी के अंदर होगी जो किसी भी तरीके से, ठीक है, कैपिटलिज्म को प्रमोट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि कैपिटलिज्म का सिस्टम हमेशा मार्जिनलाइजेशन की तरफ लोगों को लेके जाएगा। बच्चों ये बात समझ आई या नहीं आई?
ये बात समझ आ गई? तो लिबरल कमर्शियल्स ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी होने की वजह से जंग होती है, डेमोक्रेसी होने की वजह से जंग होती है, जबकि ठीक है, जबकि ठीक है, ये कहते हैं कि कैपिटलिज्म होने की वजह से जंग होती है, जबकि ये कहते हैं कि कैपिटलिज्म ना होने की वजह से जंग होती है। ठीक है, कैपिटलिज्म ना होने की वजह से जंग होती है। तो दोनों की जो कॉजेज हैं वॉर की, वो बिल्कुल वेरी करती हैं, वो डिफरेंट हैं। बच्चों ये बात समझ आ गई सब लोगों को? तो ये कहता है कि कैपिटलिज्म होने की वजह से जंग, एक कहता है कि कैपिटलिज्म ना होने की वजह से जंग। जाफिया बेटा मैं घंटा ऐसे बोल रहा हूं। सजाद, लिबरल कमर्शियल्स कहते हैं कि भाई जिस भी सोसाइटी के अंदर कैपिटलिज्म होगा, जिस भी सोसाइटी के अंदर लिबरल कमर्शियलिज्म होगा, जिस भी सोसाइटी के अंदर फ्री मार्केट होगी, ऑटोमेटिकली वहां के लोगों का ध्यान बिजनेस एक्टिविटी ग्रोथ की तरफ होगा। उन्हें डर लगेगा कि भाई अगर वॉर होगी तो उनका बिजनेस, उनका ग्रोथ, उनकी वेल्थ जनरेशन, उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज लिमिट हो जाएंगी। तो लिबरल कमर्शियल्स कहते हैं कि भाई ठीक है, अगर आपने पीस रखना है तो कैपिटलिज्म को लाओ, फ्री मार्केट इकोनॉमी की लाओ। तो ये कहता है जिस भी मुल्क के अंदर फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं होगी, वहां का लोगों का ध्यान ग्रोथ की बजाय कॉन्फ्लिक्ट की तरफ होगा, तो वो वॉर की वजह बनेगी। ठीक है, तो ये कहता है कि सोवियत यूनियन में वॉर इसलिए हुई क्योंकि वहां पे ठीक है, वहां पे लोगों को वेलफेयर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली थी। रेडिकल्स इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, ये मार्क्सिस्ट स्कूल है। ये कहता है कि भाई जहां पे भी कैपिटलिज्म होगा, वहां पे एक छोटी सी क्लास होगी, वो एक्सप्लॉयटेशन करेगी। ठीक हो गया, वो माइनॉरिटी, वो एक्सप्लॉयटेशन करेगी, अमीर अमीर से अमीरतर होते जाएंगे, गरीब गरीब से गरीबतर होते जाएंगे, मुआशरे में डिफरेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, जब मुआशरे में डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो ऑटोमेटिकली उस डिफरेंस की वजह से वो मुआशरा वॉर की तरफ इंक्लाइंड होना शुरू हो जाएगा। तो एक कहता है कि कैपिटलिज्म होने की वजह से जंग होती है, दूसरा कहता है कि कैपिटलिज्म ना होने की वजह से जंग होती है। बात समझ आ गई अब? अब समझ आ गई? ठीक है, अब अदर कॉजेस के अंदर आ जाएंगे। जब हम अदर कॉजेस के अंदर आएंगे, ठीक है, तो अदर कॉजेस के अंदर एक है इंटरनल स्टेट डायनेमिक्स। अदर कॉजेस के अंदर क्या है? इंटरनल स्टेट डायनेमिक्स। अब इंटरनल स्टेट डायनेमिक्स क्या है? इंटरनल स्टेट डायनेमिक्स ये है कि ये कहता है कि बाज औकात, प्लीज मेरी बात को जरा समझिएगा, बाज औकात, ठीक है, प्लीज इस बात को जरा समझिएगा, बाज औकात एक मुल्क के अंदर कुछ इश्यूज ऐसे चल रहे होते हैं जो सोसाइटी या स्टेट को वॉर की तरफ लेके चला जाता है। फॉर एग्जांपल महंगाई है, इन्फ्लेशन है, ठीक हो गया, डिक्टेटरशिप है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट है, सेक्टेरियन पंगे, एथनिक पंगे। यमन को देख लो, सीरिया को देख लो, इराक को देख लो। तो ये कहता है कि अक्सर औकात मुल्क के अंदर मल्टीपल तरह के पंगे होते हैं, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट हैं, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हैं, रेशियल कॉन्फ्लिक्ट हैं। ठीक है, जो एक सोसाइटी या स्टेट को वॉर की तरफ इंक्लाइन करेगी, जो एक सोसाइटी या स्टेट को वॉर की तरफ इंक्लाइन करेगी, डिस्प्यूट की तरफ इंक्लाइन करेगी। ठीक हो गया, इंटरनल स्टेट स्ट्रक्चर जिस तरह के आजकल अफगानिस्तान में हो रहा है, ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है, ठीक है, इंटरनल स्टेट डायनेमिक्स ही ऐसे हैं। तो ये कहता है कि बाज़ औक़ात सोसाइटी या स्टेट के अंदर मल्टी डायमेंशनल ऐसे फैक्टर होते हैं जो सोसाइटी या स्टेट को वॉर की तरफ इंक्लाइन करते हैं। फिर ऐसे ही अगली चीज है कॉन्फ्लिक्ट ओवर दी स्ट्रक्चर। कॉन्फ्लिक्ट ओवर दी स्ट्रक्चर। अब ये कॉन्फ्लिक्ट ओवर दी स्ट्रक्चर क्या है? ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। अब ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या कहता है? ये कहता है कि अक्सर औकात मेरे बहनों भाइयों, कॉन्फ्लिक्ट ओवर द स्ट्रक्चर क्या कहता है कि अक्सर औकात, ठीक है मेरे बहनों भाइयों, कहानी कुछ यूं होती है कि एक मुल्क की कौन लेजिटिमेट, ठीक है, पॉलिटिकल अथॉरिटी है, वो ही क्लियर नहीं होता। तालिबान कहते हैं हम रूलर हैं, ठीक है, सलमान गनी कहते हैं हम रूलर हैं। बात समझ आई या नहीं आई? ठीक हो गया, बशारुल असद कहता है कि मैं यहाँ का लेजिटिमेट हेड ऑफ द स्टेट हूँ, ठीक है, और दूसरी साइड के ऊपर
ठीक है, नॉन ओथीस कहते हैं कि भाई हम लेजिटिमेट ग्रुप हैं। तो मुल्क के अंदर पॉलिटिकल अथॉरिटी किसके पास है, एक्चुअल लेजिटिमेट अथॉरिटी कौन है, उसी के ऊपर ही कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। और ये कहता है जब वो कॉन्फ्लिक्ट आता है तो ऑटोमेटिकली वो वॉर की वजह बनती है। कॉन्फ्लिक्ट ओवर स्ट्रक्चर समझ आ गया, इंटरनल स्टेट डायनेमिक्स और कॉन्फ्लिक्ट ओवर स्ट्रक्चर, कॉन्फ्लिक्ट ओवर पॉलिटिकल अथॉरिटी और इंटरनल स्टेट डायनेमिक्स, इन्फ्लेशन, एनर्जी क्राइसिस, टेररिज्म, एथनिक डिस्कॉर्ड, सेक्टेरियनिज्म, कुछ भी। ठीक हो गया। आई होप से मेरे बहनों भाइयों को ये दोनों इंटरनल स्टेट डायनामिक्स की और डाइवर्जनी वॉर थ्योरी का कॉन्सेप्ट, सॉरी कॉन्फ्लिक्ट ओवर द स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर क्लियर हुआ तो मुझे ओके कॉल दें। फिर डाइवर्जनी वॉर मैं नहीं समझा रहा, क्यों नहीं समझा रहा, आपको उसका जवाब पता होना चाहिए। मैंने बड़ा डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक हो गया। फिर है ट्रेडिशनलिज्म एंड नेशनलिज्म और मिलिट्राइजेशन। मिलिट्राइजेशन भी मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, नियो रियलिज्म है। ट्रेडिशनल और ट्रेडिशनलिज्म एंड नेशनलिज्म ये आगे आ जाएगा, ये भी आपको ये बात समझ नहीं आएगी। ठीक है, ट्रेडिशनलिज्म नेशनलिज्म के अंदर सिर्फ एक लफ्ज लिख लो, हिंदुत्व, एग्जाम्पल के तौर पे हिंदुत्व। नोट कर लिया मेरा बच्चा? ठीक हो गया। बच्चों 15 मिनट की ब्रेक करो, वापस आओ तो शुरू करते। 15 मिनट की ब्रेक करो, वापस आओ तो शुरू करते हैं। 15 मिनट की ब्रेक है बच्चों। मेजर चीज होती है उनकी आर्म्स के सेल्स, उनकी आर्म्स की सेल्स। तो कहीं पे फड्डा होगा तो उनके आर्म्स बिकेंगे ना। तो ये कहता है कि जानबूझ के रशिया, अमेरिका, चाइना जैसे ममालिक, ठीक है, कैपिटलिस्ट ममालिक अपनी आर्म्स इंडस्ट्री को बैक करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट की पार्टीज बनेंगे, कॉन्फ्लिक्ट को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, वो कॉन्फ्लिक्ट को प्रमोट करेंगे ताकि उनकी अपनी आर्म्स इंडस्ट्री सर्वाइव कर सके, उनके अपने वेपन सेल हो सकें, उन वेपन्स की सेल की बुनियाद के ऊपर वो पेनिट्रेट कर सकें पूरी की पूरी दुनिया की इकोनॉमी के अंदर। तो इंटरनेशनल कैपिटलिस्ट क्लास ये ग्लोबल लेवल कॉज है, ये कहता है कि वेपन्स इंडस्ट्री के बिजनेस इंटरेस्ट की बुनियाद पे ग्लोबल पावर्स, आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स
खुद वॉर को प्रमोट करते हैं, खुद पार्टीज बनते हैं ताकि किसी ना किसी तरीके से उनकी अपनी इंडस्ट्री सरवाइव करती रहे। तो ये कहता है कि इंटरनेशनल आर्म इंडस्ट्री के अंदर कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट दुनिया को वॉर के अंदर धकेलते हैं। बच्चों ये पॉइंट समझ आ गया? ठीक हो गया। अब मेरे बहनों भाइयों मैं करवाने लगा हूं तुम्हें थ्यूसिडाइड्स ट्रैप और पावर ट्रांजिशन थ्योरी। अब मैं करवाने लगा हूं थ्यूसिडाइड्स ट्रैप और पावर ट्रांजिशन थ्योरी। ठीक हो गया मेरे बच्चों? इधर ध्यान कीजिएगा। थ्यूसिडाइड्स ट्रैप, बच्चों ध्यान कीजिएगा। थ्यूसिडाइड्स ट्रैप कहता है कि भाई वॉर होती है बिकॉज ऑफ पावर ट्रांजिशन। ये थ्यूसिडाइड्स ट्रैप और पावर ट्रांजिशन थ्योरी ऑलमोस्ट सेम है। बच्चों इधर ध्यान कीजिएगा, मैं थ्यूसिडाइड्स ट्रैप समझाने लगा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रैप है ये। इस टाइम दुनिया में नंबर 1 पावर कौन? यूएसए, ऐसा ही है। और नंबर 2 पावर कौन? चाइना, ऐसा ही है मेरा बच्चा। अब ये कहता है कि नंबर 1 पोजीशन इज अ साइकोलॉजिकल ट्रैप। नंबर 1 पोजीशन इज अ साइकोलॉजिकल ट्रैप। ये क्या कहता है कि नंबर 1 पोजीशन इज अ साइकोलॉजिकल ट्रैप। ये कहता है कि भाई नंबर 1 को लगता है कि उसने सदा नंबर 1 रहना है, उसकी पावर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो वो इस साइकोलॉजिकल ट्रैप की बुनियाद पे इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करना शुरू कर देगा। अमेरिका इराक में भी इंटरवीन कर देगा, ठीक है। अमेरिका अफगानिस्तान में भी इंटरवीन कर देगा, अमेरिका सीरिया में भी इंटरवीन कर देगा, ठीक है। अमेरिका हर जगह पे इंटरवीन कर देगा, मीनिंग दैट कि वो, ठीक है, अपने आप को जरूरत से ज्यादा एक्सपेंड कर लेगा और वो कभी फोकस नहीं होगा नंबर 2 की तरफ। ठीक हो गया? लेकिन नंबर 2, ठीक है, एक ऐसी पोजीशन है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता अपनी पावर को बढ़ाता जाएगा। चुनाचे इस वजह से नंबर 1 और नंबर 2 के दरमियान, नंबर 1 और नंबर 2 के दरमियान जो गैप है वो कम होता जाएगा। नंबर 1 और नंबर 2 के दरमियान जो गैप है वो कम होता जाएगा। ठीक हो गया? अब ये कहता है कि किसी रोज वाशिंगटन को कहा जाएगा कि भाई चाइना आ रहा है, तो अपनी ताकत के नशे में मस्त साइकोलॉजिकल ट्रैप के अंदर वाशिंगटन कहेगा कि हनूज वाशिंगटन दूरस्त। ठीक है? जैसे बहादुर शाह जफर को जब कहा जाता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है, तो वो कहता था हनूज दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली बहुत दूर है। ठीक हो गया? तो वो इस नशे में कि हम नंबर 1 है, ठीक है, वो कहेगा कि चाइना कल के अफीमियों चरसियों की ये मजाल के हमारे साथ compete कर सके, तो वो कहेगा कि हनूज अमेरिका दूरस्त। चाइना अपनी पावर मजीद बढ़ाएगा, ठीक है, यूएसए रियलाइज नहीं करेगा, वो मजीद बढ़ाएगा, यूएसए रियलाइज नहीं करेगा। जब पावर का गैप बहुत कम रह जाएगा तो अचानक यूएसए अपनी ताकत के नशे में मस्त होके वो ये कहेगा कि ये कल के टिड्डे हमारे साथ, ठीक है, कंपटीशन करेंगे, हमारी बराबरी करेंगे, प्यो के साथ रेसे लगाएंगे। तो इस जोन के अंदर आके वो एक ब्लेंडर करेंगे साइकोलॉजिकल ट्रैप में आके, और वो नंबर 2 के ऊपर धावा बोलेंगे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि नंबर 2 की पावर ऑल दो, ठीक है, अमेरिका से अभी भी कम है, लेकिन लेकिन ठीक है, उसकी पावर वेल कंसंट्रेटेड है। और अमेरिका डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग कि वो ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसकी पावर ज्यादा स्प्रेड आउट है, वो फोकस नहीं है। तो नंबर 2 नंबर 1 को शिकस्त देगा, नंबर 1 बन जाएगा और एक नया साइकोलॉजिकल ट्रैप शुरू हो जाएगा जिसमें चाइना कहेगा कि हनूस बीजिंग दूरस्त। अब थ्यूसिडाइड्स ने हिस्ट्री से प्रूव किया कि कैसे नंबर 2 नंबर 1 बना। स्पार्टास थे, उन्हें ग्रीक्स ने रिप्लेस किया। ग्रीक्स थे, उन्हें रोमन्स ने रिप्लेस किया। रोमन्स थे, उन्हें मुस्लिम ने रिप्लेस किया। मुस्लिम थे, उन्हें स्पेनिश ने रिप्लेस किया। स्पेनिश थे, उन्हें फ्रेंच ने रिप्लेस किया। फ्रेंच थे, उन्हें जर्मन्स ने रिप्लेस किया। जर्मन्स थे, उन्हें सोवियट्स ने रिप्लेस किया। सोवियट्स थे, उन्हें अमेरिकन ने रिप्लेस किया। अमेरिकन थे,
उसे चाइना ने रिप्लेस करेगा, और चाइना होगा उसे पाकिस्तान रिप्लेस करेगा, और फिर क़यामत आ जाएगी। ठीक हो गया। तो थ्यूसिडाइड्स ट्रैप बुनियादी तौर पे ये कहता है कि नंबर 1 पोजीशन एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, और इस साइकोलॉजिकल ट्रैप के अंदर जो भी स्टेट आ जाएगी वो अपनी आप की पावर पे फोकस करने की बजाय, ठीक है, वो एक साइकोलॉजिकल ब्लेंडर मारेगी जो वॉर की वजह बनेगा। बच्चों ये नोटेड। थ्यूसिडाइड्स ट्रैप का कॉन्सेप्ट नोटेड। अब राफिया बेटा आखिरी चीज है पावर ट्रांजिशन थ्योरी। आखिरी चीज क्या है? आखिरी चीज है पावर ट्रांजिशन थ्योरी। पावर ट्रांजिशन थ्योरी। अब मेरे बहनों भाइयों, पावर ट्रांजिशन थ्योरी क्या है? पावर ट्रांजिशन थ्योरी ये है, प्लीज बच्चों इस बात को जरा समझिएगा। पावर ट्रांजिशन थ्योरी ये है सेम थ्यूसिडाइड्स ट्रैप वाला कॉन्सेप्ट, सेम थ्यूसिडाइड्स ट्रैप वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन यहां पे एक फर्क है। ठीक है, पावर ट्रांजिशन थ्योरी ऑर्गेन्स्की की थ्योरी है। ऑर्गन, ORGAN, स्काई, SKI, ऑर्गेन्स्की की थ्योरी है। ठीक है, अब ये थोड़ी सी रिवर्स है। ठीक है, थ्यूसिडाइड्स ट्रैप ये कहता है कि नंबर 1 पोजीशन इज अ साइकोलॉजिकल ट्रैप। पावर ट्रांजिशन थ्योरी कहती है कि नंबर 2 पोजीशन इज अ साइकोलॉजिकल ट्रैप। नंबर 2 पोजीशन इज अ साइकोलॉजिकल ट्रैप। ठीक है, ये कहता है कि नंबर 2 हेस्ट में पड़ जाएगा, जल्दी में पड़ जाएगा। वो कहेगा कि मैं बाकियों को क्रॉस कर आया हूं, तो जल्दी से मैं इन्हें भी क्रॉस करता हूं, और इन्हें क्रॉस करके मैं नंबर 1 बन जाता हूं। ठीक है, तो ये कहता है कि नंबर 2 की हेस्ट में वो नंबर 1 के ऊपर हमलावर होगा, और एक ग्लोबल लेवल कॉज होगी। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जर्मनी हेस्ट में पड़ गया, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जर्मनी हेस्ट में पड़ गया। तो ये कहता है कि अक्सर औकात नंबर 2 की हेस्ट के नतीजे में, ठीक हो गया, कि मैं जल्द से जल्द नंबर 1 बनूं, ग्लोबल वॉर होती है। ठीक है, ग्लोबल लेवल कॉज ऑफ वॉर है। तो ये कहता है कि भाई जैसे जैसे नंबर 2 और नंबर 1 के दरमियान पावर का गैप कम होता है, चांसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं कि नंबर 2 अपनी हेस्ट के अंदर आके वॉर को वेक करेगा। बच्चों सारी की सारी कॉजेस चौकस हुई हैं या नहीं हुई है? ठीक। अब राफिया बेटा मैंने यहाँ पे प्लीज क्यों लिखा हुआ है? नहीं, यहाँ पे प्लीज क्यों लिखा हुआ है? बच्चों तुम्हारा जो पेपर 2 है ना हिजा बेटा, तुम्हारा पेपर 2 है, उसमें वॉर्स ही वॉर्स हैं। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, अफगान कोल्ड वॉर थिएटर, इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट, US चाइना डिस्प्यूट, राइजिंग मल्टीपोलैरिटी। यानी पेपर 2 में फड्डा ही फड्डा है। तो पेपर 2 में मैं तुम्हें ये कॉजेज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें सिर्फ हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तुमने इन्हीं कॉजेस को वहां पे अप्लाई करना है ऑटोमेटिकली। ठीक है, हर इवेंट की थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। बात समझ आई या नहीं आई? तो इस स्लाइड का सारे के सारे लो स्क्रीनशॉट, और तुम लोगों ने इस स्लाइड की बुनियाद पे पेपर 2 में जहां पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, कोई भी करंट अफेयर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, तो तुमने इन्हीं चीजों को लेके चलना है, इन्हीं चीजों को लेके चलना है। बच्चों बात समझ आ गई? ठीक है बच्चों, आज के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? आज के कोऑर्डिनेटर कौन है? हेलो जी सर, बताइए। अनम बहन, मैं क्लास वाइंड अप कर रहा हूँ, मुझे कहीं जाना पड़ गया। ठीक है, मैं जी आते ठीक है हुए बता सर, देता हूँ। ठीक है सर, ठीक।